नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें आपको रेलवे पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें कैसे मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक आपको आइडिया मिलेगा। वो सवाल आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में एक लेवल देकर जाएंगे कि किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, है ना। आपको पता भी चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। अब आप ध्यान से देखना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर आपने पढ़ के गए वही सवाल आपको पेपर में आया तो वहां पर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित धनराशि पर, एक मिनट, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, है ना, तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपये है। जब भी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो वार्षिक रूप से, है ना, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर मूलधन गुणित R/100 का वर्ग। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष का अंतर दिया हो। डिफरेंस मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं अंतर, है ना, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 78 रुपये। तो ये हो गया आपका 78 बराबर मूलधन आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी दी है वार्षिक 6%। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, और 100 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो 100 का वर्ग करोगे तो 2 की जगह 4 जीरो हो जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना आ गया 10,000 आपका आ गया। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हो सिंपली। 10,000 को इधर भेज दो, 36 को नीचे भेज दो, तो ये आपका क्या बन गया, P बराबर 78 गुणित 10,000 बटे 36, है ना। इसको काट दो तो 6 से कटेगा, 6 छिंग 36, 13 छिंग 78। फिर इसको 6 से काटो तो 6 दूनी 12, बचा कितना, 1 बचा, उतारा जीरो, लगाया दशमलव, 6 कम 6, अब कितने बचे 4, 6 छिंग 36, फिर बचे 4, 6 छिंग 36, 2.166 का जब आप 10,000 से गुणा करोगे ना, देखो 2.1666 आ रहा है इंटू 10,000। अब इतना करने के बाद आप अगर ढंग से ऑप्शन देख लो तो 2.166 का 10,000 से गुणा करेंगे तो 21,666 गुणा करने पर करीब आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि सेल के दौरान राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर बेचा, है ना, और 20 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा, है ना। 40% छूट पर 20 रुपये अंकित मूल्य को 35% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की, ये आपको बताना है। सेल चल रही थी तो देखो अंकित मूल्य आपको दिया है मार्क प्राइस एक कंडीशन में 70 रुपये, और दूसरी कंडीशन में आपको दिया है कितने रुपए, 20 रुपये। ठीक है, एक बार डिस्काउंट मिलता है उसको 40% का, और एक बार डिस्काउंट उसको मिलता है 35% का। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 70 का 40%, 70 का जो 40% होगा वो हो जाएगा आपका 28, है ना। 70 का 40%, 7 चौको 28, तो यहाँ पर आपको 28 रुपये की बचत हुई। और 20 का 35%, ये हो जाएगा आपका 7 रुपये। कहोगे सर कैसे होता है, तो 28 और 7 जोड़ोगे तो टोटल 35 रुपये इसकी बचत आ जाएगी। अगर आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत है तो आप क्या करिए, देखो 70 का 40% निकालना है, 70 गुणित 40%, प्रतिशत मतलब होता है 100 से भाग, तो 70 गुणित 40 बटे 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 7 चौको 28 आना था। तो यहाँ पर मैंने यही देखा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो 100 से कट गया तो 7 चौको 28, है ना। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट केस बनता, 35 का 20 में गुणा करो तो ये हो गया 700, चाहो तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 आ गया, तो टोटल 35 रुपये का डिस्काउंट उसको, उसकी बचत हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके सामने अनुपात क्या क्या है, एक तो है 29/42, ठीक है, एक है आपके सामने 11/60, एक है आपके सामने 19/36, और एक है आपके सामने 17/33। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से 33 का आधा लगभग कितना होगा, 33 की जगह आप यहाँ पर 32 भी ले सकते हो, तो 32 का आधा 16, लगभग ये 50% के आसपास है ना।
36 का आधा 18, ये भी लगभग 50% के आसपास है ना। 42, यहाँ पर अगर मैं 28 मान लूँ तो 14 दूनी 28 है ना, 14 × 3 = 42, ये लगभग आपका 66% के आसपास है। और ये 60 का 20% कितना होता है, 12 है ना, ये लगभग आपका 20% के आसपास है, 20% से थोड़ा कम है। तो इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा नजर आ रहा है, सबसे छोटा आपको 11/60 नजर आ रहा है। या फिर इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या था आपके पास 29/42 है ना, यहाँ पर है 11/60, यहाँ पर है आपका 19/36 और यहाँ पर है आपका 17/33। ठीक है, अब करना क्या होगा, आप 29 का 60 में गुणा करो, 42 का 11 में गुणा करो, 33 का 19 में गुणा करो, 36 का 17 में गुणा करो। मैं गुणा करके भी बता देता हूँ, देखो 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2, 11 चौको 44 और 2 46, कितना आ गया 462। 29 का 6 में करो तो 6 नाम 54 की 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1740। इसमें छोटा क्या आ रहा है 462, तो यहाँ से छोटा हो गया मेरा 11/60 है ना। इसका गुणा करके देखो तो देखो 19 × 3 = 57 की 7 हासिल 5, 19 × 3 = 57 और 5 62, 627 हो गया। 17 छक्के 102 की 2 हासिल 10, 17 × 3 = 51 और 10 61, 612 हो गया है ना। तो ये छोटा है। अब उसके बाद फिर इनका करेंगे 17/33 का, तो आप क्या करोगे, 33 में 11 का गुणा करो, 60 में 17 का गुणा करो, तो ये 11/60 सबसे छोटा आ जाएगा है ना। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन गुणा अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट लॉजिक भी लगा सकते हो, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आ जाती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है। औसत का मतलब क्या होता है, 3 वस्तुओं का एवरेज है। कुल कैसे निकलेगा, टोटल अगर मुझे निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा 3 × 15,915। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल निकालना है, वो एवरेज दिया है। करो गुणा, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 9 × 3 = 27 की 7 हासिल 2, 5 × 3 = 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 है ना। एक बार गुणा फिर से चेक कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 9 × 3 = 27 की 7 हासिल 2, 15 × 3 = 45, 2 47, 47,745 आ गया। अब इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 3:5:7, तो 7 5 12 3 15 है ना। तो आप कहोगे सर 15 भाग की वैल्यू, 15 भाग की वैल्यू कितनी हो गई, 47,745 है ना। तो एक भाग की वैल्यू कैसे निकलेगी, 47,745 में आपको 15 से भाग देना पड़ेगा। दे दो, तो 15 × 3 = 45, बचे कितने 2 हो गए 27, 15 एकम 15 बचा कितना 12 हो गया 124, 15 8 120 बचा 4, 15 × 3 = 45, 1 भाग 31,83 आ गया। सबसे महंगी वस्तु, सवाल में यही पूछा था महंगी वस्तु का मूल्य बताओ, तो महंगी वस्तु कितने भाग है, 7 भाग है। तो आप कहोगे सर आपको 31,83 गुणित क्या करना पड़ेगा, 31,83 गुणित 7 करना पड़ेगा है ना। तो कर दो, 7 × 21 की 1 ही ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो लगभग 22,281 उसकी कीमत आ जाएगी है ना। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि इसको लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब सवाल में कह रहा है कि केतन ने 171 कुर्सियां बेची। अगर उसने 171 कुर्सियां बेची तो उसने 171 कुर्सियां खरीदी भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है ना, जब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, जैसे ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा है ना, और इस पेन को मैंने 15 रुपए में बेचा, तो बेचा मतलब विक्रय मूल्य, तब उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट है ना। और अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तब उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस यानी कि हानि। तो आप ध्यान से देखना, सवाल में कह रहा है कि 171 चेयर का जो एसपी है माइनस 171 चेयर का सीपी बराबर 95 चेयर का एसपी। ये मैंने कैसे लिखा, सीधी सी बात है, जब उसने 171 कुर्सियां खरीदी तभी तो उसने 171 कुर्सियां बेची और उसको 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो है ना। तो ऐसे अपन ने इसको जमा लिया। अब सेलिंग प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 171 माइनस 95 चेयर का एसपी बराबर 171 चेयर का सीपी है ना। ये आपको जल्दी करना है, 171 में से 95 गया तो ये बचा आपका शायद 76 चेयर का एसपी बराबर 171 चेयर का
CP। अब जब ये बराबर लगा है ना, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, जितने 171 चेयर 171 कुर्सियां जितने में खरीदी उतने में आपने 76 कुर्सियां बेची, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ायदा तो हो गई। जितने में 171 खरीदी उतने में 76 बेची, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे, है ना, बटे सेलिंग प्राइस गुणित 100। ये लगाओगे तो आपका आंसर बनेगा CP माइनस SP बटे SP गुणित 100। तो CP के साथ कितना है 171, SP के साथ 76, ये हो जाएगा आपका 171 माइनस 76 बटे 76 गुणित 100। इसको आप कट करोगे, 171 में से 76 गया, 95 बटे 76 गुणित 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 125%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है कि समान लंबाई की दो ट्रेन, है ना, समान लंबाई की दो ट्रेन है, ये ट्रेन जितनी लंबाई की है दूसरी ट्रेन भी उतनी ही लंबाई की है। इसकी स्पीड कितनी है 51 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली ट्रेन की रफ्तार कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चलने वाली ट्रेन, तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर देती है। जो 51 की स्पीड से चल रही है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ, और सवाल में क्या है समान ट्रेन लंबाई की, जो मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो कैसी है, समान है। तो अब ध्यान देना, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलें तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, जो सापेक्ष चाल होती है वो घट जाती है, मतलब S1 माइनस S2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही दिशा में है। तो आप कहोगे 51 में से 42 गया, तो 51 में से 42 गया, ये हो गया आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अगर इसको मैं, अब चूंकि मुझे समय दिया है सेकंड में, तो इसको मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। किससे, 5/18 से। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया 5/2। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो स्पीड आपकी आ गई मेरे दोस्त 5/2, है ना, और टाइम आ गया आपका 16, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 40, तो 5 अट्ठे 40 मीटर डिस्टेंस हो गई, 40 मीटर दूरी हो गई, दोनों ट्रेनों की लंबाई हो गई। जब समान लंबाई की ट्रेन है तो 20 मीटर की ये भी हो जाएगी, 20 मीटर की ये भी हो जाएगी, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर, है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, है ना, और इस तरह की वीडियो और जो कहते हैं बेसिक लाइव क्लास होगी वो भी मैं आपको आज शाम से लेकर आऊँगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।